Hello students. Now in this video we will discuss about friction. लेकिन फ्रिक्शन डिस्कस करने से पहले हम कुछ सिचुएशंस पढ़ेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ horizontal smooth surface, on a horizontal smooth surface। देखो जब हमने बोला horizontal smooth surface, तो smooth मतलब कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। When I am saying smooth, इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशंस आएंगी। पहली सिचुएशन क्या है कि ये आपका ब्लॉक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारा क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m, नीचे को ये क्या लग रहा है हमारा, mg लग रहा है। क्या लग रहा है, mg। और ऊपर को रिएक्शन लग रही है m, ऊपर को रिएक्शन लग रही है m नॉर्मल। या फिर हम इसको r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम आपका देखो r किसके बराबर होगा, mg के बराबर। r इक्वल टू क्या होगा, mg, ठीक है। ये इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इस पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ दिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं F, ऐसे करके हम इसको पुल कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें पता है इसका मास कितना है, m, और ये इधर कोई क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। तो A इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बाय m। जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में m हो जाएगा इस केस में, ठीक है। जब आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, सीधा सीधा इसको खींच रहे हैं। तो कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, सिंपल से ही है। आपने ऐसे फोर्स लगाया तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। अच्छा, इसी में सेकंड सिचुएशन लेते हैं। अब ये फोर्स अगर ऐसे ना लग करके, ये फोर्स ऐसे ना लग करके थीटा एंगल पे आप लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल क्या ऐसे करके आपका फोर्स है, ठीक है। आप ऐसे करके इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा इस पे गिर रहा है तो ये कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका f cos थीटा, और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका f sin थीटा, f sin थीटा, ठीक है। तो आपका f cos थीटा, f sin थीटा। अब देखिए क्योंकि ब्लॉक इसी पे रखा है, ऐसा तो है नहीं ब्लॉक उठ जाएगा थोड़ा सा या जमीन के नीचे चला जाएगा, ब्लॉक इसी पे रखा हुआ है। तो ऊपर को जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो नीचे को टोटल फोर्स लग रहा है, वो क्या होना चाहिए, बराबर। क्योंकि जो ब्लॉक है वो इसी पे रखा हुआ है ना। जैसे ब्लॉक इस पे मूव करेगा तो इसी पे मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने ऐसे फोर्स लगाया थोड़ा सा ब्लॉक उड़ के मूव करेगा ना, इसी पे रहेगा। तो अब जो नेट फोर्स ऊपर को लग रहा है और नेट फोर्स नीचे को लग रहा है, वो पहली बात तो बराबर होना चाहिए। मतलब कि r प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा। r क्या हो जाएगा आपका, mg माइनस f sin थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज, r इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ओके। अब आप इसको इधर को खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब m मास क्या है, m मास क्या है, m, और एक्सेलरेशन ऐसे लगता है। तो फोर्स आपका क्या है, f cos थीटा। तो f cos थीटा किसके बराबर है आपका, ma के बराबर। f cos थीटा किसके बराबर है आपका, m इंटू a के बराबर। क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स सिंपली क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपका फोर्स ऐसे लग रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, f cos थीटा। तो f cos थीटा क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, f cos थीटा डिवाइड बाई m। जब आपने थीटा एंगल पे ऐसे करके पुल कर रहे हैं तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा,
एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दो कंडीशन हमने ले ली, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक बार आपका फोर्स कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा था, सीधा सीधा, तो आपका m इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन में मास, और सेकंड केस में आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आपका a इज इक्वल टू क्या है, f cos थीटा अपॉन में मास। ओके, अच्छा अब इसी में हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, क्या एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ acceleration of a block on a smooth inclined plane। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, क्या ले लिया हमने, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, जो ये इंक्लाइन कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे वो इंक्लाइन। अब आप देखिए इसी में ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारा क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, अच्छा इस ब्लॉक का मास क्या है, m है, ये एंगल क्या है, थीटा। अब यहां से देखिए इतनी mg तो नीचे भी लगेगा, ये क्या लग रहा है आपका, mg। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, फिर से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, अब ये एंगल क्या है, थीटा, और ये कितना है, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से आप ऐसे करके मारेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका एंगल 90 माइनस थीटा है, और इस एंगल को क्या मान लीजिए x, तो ये पूरा कितना है, 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 90 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90, तो 90 से 90 कट गया, तो x इज इक्वल टू माइनस थीटा उधर गया, कितना हो गया, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला तो एंगल हमारा थीटा आ गया, अब ये mg है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, mg cos थीटा, और एक ऐसे करके आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, mg sin थीटा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन। हाँ ठीक है, तो ऐसे आपका ये इसी पे टिका रहेगा। ठीक है, इसी पे रुका रहेगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो पहले आपको रिएक्शन मिल गया, रिएक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, mg cos थीटा, रिएक्शन हमारा कितना लगेगा, mg cos थीटा। और अब देखिए ये जो है, ये फोर्स जो ऐसे स्लाइड करेगा, तो फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, mg sin थीटा। और वैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg sin थीटा, m से n कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g sin थीटा। तो जो इंक्लाइन प्लेन पे जैसे फ्री फॉल है तो g होगा, बट इंक्लाइन प्लेन पे ये जो ऐसे करके एक्सेलरेशन लग रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है आपका, g sin थीटा। ये ऐसे जो अगर आप स्लाइड हो रहे हैं, जैसे नहीं झूला होता है स्लाइडर, उस पर अगर आप स्लाइड कर रहे हो और आपका मास m है, तो ऐसे जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, g sin थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स इधर को लग रहा है, ऐसे करके जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा है, फोर्स कितना है, mg sin थीटा। ओके, और f इज इक्वल टू ma होता है, तो ma और mg sin थीटा बराबर होने चाहिए, m से m कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू g sin थीटा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसमें ये जो पूरा इंक्लाइन प्लेन है ये रुका हुआ है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, रुका हुआ है। इसी में अगर एक सिचुएशन और आ जाए, मान लो इंक्लाइन प्लेन आपका एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, किससे, B से, किससे एक्सेलरेट कर रहा है, B से आपका इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसी में अगर आपका इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे करके,
इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन है, ऐसे करके एक्सेलरेट कर रहा है बी से, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि ये पेन है, हाँ, ऐसे अगर मैं मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। तो अगर ये आगे को एक्सेलरेट कर रहा है तो जो बी है वो किधर को लगेगा, पीछे को लगेगा। बी इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर जो बी है वो क्या लगेगा, पीछे को। फॉर एग्जांपल आप कभी भी ट्राई कर लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेपर ऐसे हाथ पे लगा के आप दौड़िए आगे को, तो पेपर गिरेगा नहीं, पीछे को चिपका रहेगा हाथ, क्योंकि उस पे जब आप ऐसे करके जा रहे हैं यूं करके, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो किधर को लग रहा है, पीछे को लग रहा है, ठीक है। मेरा हाथ जो है जैसे ऐसे करके मूव कर रहा है आगे को, तो ये पेन यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हाथ ऐसे करके जा रहा है तो जो पेन हाथ पे लगाएगा, पेन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा, उस तरफ, ये क्योंकि पेन पे चिपका रहेगा। क्यों चिपका रहेगा, क्योंकि ये इधर को लगा है। ओके, जैसे आप ऐसे करके कोई चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे तो एक्सेलरेट कर रहा है, बट जो वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो पीछे को लगा रहा है। ओके, वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, ये इधर को जा रहा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जब ये इस पे टकराएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे किधर को फोर्स लगाएगा, इधर को। ऐसे ही जो ये इस पे बी लगाएगा वो उधर को लगाएगा, ठीक है। किधर को लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका बी लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है वो बी लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपके क्या आ जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अब ये अगर बी है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी cos थीटा, क्योंकि ये आपका क्या है, थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m होता है, m मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये b से एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, mb, और ये क्या हो जाएगा आपका mb cos थीटा। ऐसे ही आपका एक नीचे को लगेगा, नीचे को क्या लगेगा, इसमें प्लस हो जाएगा वो mb sin थीटा, क्या हो जाएगा आपका mb sin थीटा, ठीक है। b क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, b क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो क्योंकि b इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक इस पे mb का फोर्स लगाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके। तो ये mb लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये क्या हो गया, mb cos थीटा, और ये क्या हो गया, mb sin थीटा। अब mg cos थीटा पहले से ही था, mb sin थीटा और ऐड हो गया, है ना। तो अब जो रिएक्शन है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा प्लस mb sin थीटा, ठीक है। mb cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा। अच्छा, अब जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर को लग रहा है, इधर को ही लग रहा है, क्योंकि बॉडी किधर को एक्सेलरेट करेगी, स्लाइड तो इधर ही क्यों कर रही है अभी भी। तो जो फोर्स है वो क्या होगा, दिस माइनस दिस। क्यों, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर मान लो ये F1 है और ये क्या है हमारा F2 है, और एक्सेलरेशन इधर को है a, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो किसकी डायरेक्शन में है, F1 की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर को क्या लग रहा है, टोटल एक्सेलरेशन इधर को है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा, और आपका F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो ma इसके बराबर होना चाहिए, तो ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा। देखिए m यहाँ से कॉमन आ जाएगा और m कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या था, g sin थीटा माइनस b cos थीटा, g sin थीटा माइनस b cos थीटा। अब इसमें देखिए जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, मतलब b की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ b अगर 0 आ जाएगा तो a इज इक्वल टू केवल क्या रह जाएगा, g sin थीटा रह जाएगा, ठीक। और जब ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर को,
तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो इस एक्सेलरेशन से वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और अगर आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखिए बेसिकली आपका क्या है, मान लो ये रेस्ट पे है, मान लो इफ a इज इक्वल टू 0, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो आपका क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस b cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब माइनस का b cos थीटा, g sin थीटा उधर चला गया, माइनस का g sin थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू g sin थीटा बाय cos थीटा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g tan थीटा। ये इसका एक्सेलरेशन है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, मतलब ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज 0। यहाँ पे इस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो g sin थीटा माइनस b cos थीटा 0। अब g sin थीटा माइनस का उधर चला गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू g sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो b इज इक्वल टू g tan थीटा। ओके, ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी कुछ जनरल बातें हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, अपोज ऑफर्ड बाय द सरफेस, अपोज ऑफर्ड बाय द सरफेस क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रिक्शन होता क्यों है ना, फ्रिक्शन क्यों, ऐसा क्या हो गया कि भाई फ्रिक्शन, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। कैसे, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है इसके ऊपर, ये एक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ, so that it will be visible to you very clearly and you will understand the thing easily। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको जब हम मूव करें, मैग्नीफाइड डायग्राम है, ठीक है। इस पे देखो, इसके सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके सरफेस पे भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इसके सरफेस पे भी ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए जब ये दोनों एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने क्या बना लिया, ये क्या बना लिया, बीच में बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं, बट हाँ एक बॉन्ड जैसा इन्होंने बना लिया, बॉन्ड का हल्की सी बॉन्डिंग इनके बीच में हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको हम आगे मूव करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, सपोज इसको हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, यहाँ से इसको हमने मूव किया, से यहाँ तक इसको हमने मूव किया, ठीक है, इस पॉइंट तक इसको। ओके, अब आप देखिए जब ये मूव करेगा, इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे जब आप इसके ऊपर, तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेंगे, ये जो बॉन्ड है टूटेंगे और आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे आपके नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ताकत लगेगी, ठीक है। क्यों लगेगी ताकत, क्योंकि ये बॉन्ड अपने आप को टूटने से रोकेंगे, ये बॉन्ड अपने आप को टूटने से रोकेंगे, ठीक है। ये दोनों कांटेक्ट में हैं,
अब ये जब आगे बढ़ा, तो ये वाला बॉन्ड है, ये जब आगे बढ़ा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ये आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। सबको इसने अगर पकड़ रखा है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, जब ये छूटेगा तभी तो आगे जाएगा। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये जब टूटेंगे तब ये आगे जाएगा, और वो जो बॉन्ड टूटने में जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब अगर आपका सरफेस स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा जो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है उसमें क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है। और जो रफ सरफेस होता है, जो रफ सरफेस होता है उसमें हमारा क्या होता है, मोर फ्रिक्शन होता है, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, ठीक है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है तो आराम से टूट जाता है, और जो रफ सरफेस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए ज़्यादा फोर्स लगता है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स होता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब सपोज अब मैं इसको जब पुश कर रहा हूँ तो फोर्स ऐसे करके लगा रहा हूँ, ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है, वो स्मॉल एफ मान लीजिए। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एंटी पैरेलल, इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स। हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, एंटी पैरेलल। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के एंटी पैरेलल लगेगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है फोर्स की लाइन में, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द अपोज ऑफर्ड बाय द सरफेस। फ्रिक्शन क्या है, अपोज ऑफर्ड बाय द सरफेस। और अगर हम स्लाइड करते हैं, ठीक है, कोई बॉडी किसी सरफेस पे, तो वो मोशन क्या होता है, रेजिस्ट होता है, क्या, बाय द बॉन्डिंग बिटवीन बॉडी एंड सरफेस, ठीक है। तो जब भी मैं किसी बॉडी, ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, ये बॉडी इस सरफेस पे रखी हुई है, इस सरफेस पे रखी हुई है। तो जब मैं इस बॉडी को स्लाइड करूंगा इसके ऊपर, इस बॉडी को क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा, तो ये जो बॉन्ड्स हैं उस स्लाइड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉन्ड हो गए हैं ये वो उस स्लाइड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये हमेशा स्लाइड के जिस डायरेक्शन में आपकी स्लाइडिंग हो रही है हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप ऑफ फ्रिक्शन आता है, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में जो हम अभी देखेंगे, कौन कौन से फ्रिक्शन हम देखेंगे, 3 फ्रिक्शन देखेंगे। एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या है, काइनेटिक और डायनामिक, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनामिक में हमारे 2 आते हैं, एक हमारा होता है स्लाइडिंग और एक होता है हमारा रोलिंग, ठीक है। और कई बार जब हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हम काइनेटिक। जब भी हम काइनेटिक बोल रहे हैं, अगर वी आर सेइंग काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि हम अलग से पढ़ते हैं। हालांकि रोलिंग भी एक टाइप का काइनेटिक फ्रिक्शन ही है,
बट उसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से फ्रिक्शन हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा हो गया काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ओके। तब सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। मतलब कि अगर आप ये समझ लीजिए कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना आप लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप फ्रिक्शन बिना। सपोज आप चेयर पे बैठे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा आप स्लिप करके नीचे गिर जाएंगे। जो हम लोग वॉक करते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वी विल नॉट बी एबल टू वॉक। आप कभी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, फ्लोर है, फ्लोर पे अगर आप ऑयल गिरा देंगे, अब आप अगर सोचे मैं उस ऑयली फ्लोर पे दौड़ लूं तो क्या आप दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, है ना। सपोज आप फ्लोर पे सोप से पूरा रगड़ते हैं, है ना, पूरे फ्लोर को। अब आप उस पर थोड़ा सा वाटर डाल दें, अब वो स्मूथनेस बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आप उस पर प्रॉपरली चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कुछ भी, है ना, जैसे आई एम राइटिंग, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्शन है तभी ये लिख पा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। एनीथिंग यू आर होल्डिंग अ ग्लास जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने ग्लास को ऐसे पकड़ा हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से ग्लास यहाँ पे रुका हुआ है, वरना वो ग्लास फ्लिप कर जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो डेली लाइफ में हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। Friction plays a very vital role in our life, okay. तो now सबसे पहले now let us start with static friction. Static friction, अब हम बात करते हैं static friction, okay. तो static friction समझने के लिए चलो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारा क्या एक फ्लोर है, ये हमारा क्या एक फ्लोर है, ठीक है। ये इस पे एक अलमीरा रखी हुई है, एक अलमीरा रखी हुई है, ठीक है। इसका मास क्या है, क्या है, ये अलमीरा है, अलमीरा ऑफ मास, ठीक है। इस अलमीरा का मास क्या है, ओके। अब कुछ लेबर्स हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक हो गया आपका, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस अलमीरा को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे करके धक्का दे रहे हैं तो ये अलमारी जो अलमीरा है ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये धक्का जब दे रहे हैं तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके ऊपर ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ये फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन में हमने बताया था इन सरफेस के बीच में क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। ये अब आई एम these two men are trying to push the almirah but they are unable to move it. तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। इसका मतलब अभी इनका फोर्स इतना नहीं है कि ये इस बॉन्ड को तोड़ पाए, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो फोर्स फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन किसके बराबर है, एफ के बराबर, हाँ। और ये एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन is equal and opposite to applied force, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, किसके, टू द अप्लाइड फोर्स,
स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? ये तभी होता है क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। सपोज ये दोनों मिलके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी कितना है आपका? 10 न्यूटन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना है? 20। अगर 10 लगा रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज क्या होता है? ऑपोजिट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेड टू बी इन अ पिक्चर या फिर सेड टू बी एक्टिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। वो क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। इसीलिए इसको हमने क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। ओके, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F सफिक्स में S लगा देते हैं। F सफिक्स में S लगा देते हैं। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम बात करें तो F और सफिक्स में S लगा दिया तो हमें पता चल जाता है कि we are talking about static friction. That means we are talking about static friction. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? F और सफिक्स में क्या लगा दिया? S लगा दिया। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपकी हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अलमीरा है। ये अलमीरा पे क्या M मास है, तो नीचे को क्या लग रहा है? mg। नीचे को क्या लग रहा है? mg। और ऊपर को ये क्या लग रहा है? n। ठीक है, या फिर r भी ले सकते हैं। ठीक है, n। अब आप ये फोर्स बढ़ा रहे हैं, भाई नहीं मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने एक लड़का और खड़ा कर दिया, लो भाई एक लोग और फोर्स लगाओ। हाँ, 3 लोग लगाने लगे फोर्स। अब क्या हुआ कि देखिए, जब भी आप किसी चीज को मूव करते हैं, चेयर हो गई, अलमीरा हो गई, शुरू में आप थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, मूव नहीं करेगा। ताकत और बढ़ाएंगे और फोर्स बढ़ाएंगे। जब आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो वो मूव कर जाएगा। जैसे कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ, कोई चीज को पुश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब एक टाइम आया कि इस फोर्स से ज्यादा अगर मैंने ताकत लगा दी, उस फोर्स से ज्यादा अगर मैंने ताकत लगा दी, तो वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे सी द मैक्सिमम फोर्स up to which object can remain at rest. The maximum force up to which object can remain at rest. So the friction at this point is called maximum
स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा वो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता। अब आपने उससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, आपका मूव कर जाएगा। अगर आपने फोर्स उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगेन एक बार सुन लीजिए, जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ये अलमीरा है, इमेजिन करिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रही है, 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, 6 7 8 9 10 20। अब 20 से अगर मैंने जैसे ही 21 किया तो ये मूव कर रहा है, मतलब कि मैक्सिमम कहां तक होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम ये कहां तक रोक सकता है सरफेस, ये सरफेस इसको कितने फोर्स तक रोक सकता है, 20 न्यूटन तक रोक सकता है। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम एफएक्स मैक्सिमम कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। आपका एफएस मैक्सिमम कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक नहीं रह जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे n क्या है आपको पता है, n क्या है आपका, नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट। और म्यू एस क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू अगर सरफेस रफ है, अगर सरफेस रफ है तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, हाई, ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर रफ सरफेस, फॉर रफ सरफेस, सरफेस म्यू एस हैज लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू। ठीक है, अगर सरफेस रफ है तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। और जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ है तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अगर हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, आइडियली पॉसिबल नहीं है, क्या, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस आपका जो म्यू एस होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए n की यूनिट न्यूटन में है, फ्रिक्शन की यूनिट न्यूटन में, तो आपको पता है म्यू एस क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। ये क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी होती है यूनिट लेस होती है। क्या होती है, यूनिट लेस। तो म्यू एस क्या है हमारा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर म्यू एस की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब सरफेस उतना ही ज्यादा रफ है, और अगर म्यू एस की वैल्यू कम है इसका मतलब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। इसका मतलब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। रफ इज द सरफेस, हायर इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस, स्मूथर इज द सरफेस, लोअर इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो एफएस मैक्सिमम है वो क्या है, म्यू एस इंटू एन। अगर आपका जो फोर्स है वो इससे ज्यादा हो गया, इफ अप्लाइड फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू एस मैक्स, तो क्या, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू स्लाइड, वो स्लाइड या फिर मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने के लिए आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एस मैक्सिमम होना चाहिए।
एफ एस मैक्सिमम से आपका क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल। जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा होगा तो अच्छा, आपका फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, मतलब कि आप मैक्सिमम इतना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप जब इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो उधर से उतना ही फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी ना दो सिचुएशन है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऑल दोस थिंग्स, बट अभी के लिए क्या है, सपोज ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये नीचे को क्या लग रहा है, mg, ठीक है। इसका मास m है तो नीचे को क्या लग रहा है mg, और ऊपर को क्या लग रहा है नॉर्मल। एक ऐसा सरफेस है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है आपका म्यू है, ठीक है। फिर सेम सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक है। अब ये नीचे को क्या लग रहा है mg, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, अभी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल, ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब इस केस में देखिए एफ एस मैक्सिमम क्या है आपका म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है mg, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है mg, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में म्यू एस मैक्स क्या हो जाएगा n इंटू mg, क्या हो जाएगा n इंटू mg। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है आपका mg cos थीटा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है हमारा, n इज इक्वल टू क्या है mg cos थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे म्यू एस लगाना मैं भूल गया, ये n नहीं है म्यू एस है, ठीक है म्यू एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू n की जगह क्या आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, म्यू एस इंटू mg cos थीटा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एस इंटू n, ओके। तो n इज इक्वल टू mg है, n इज इक्वल टू mg, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू n की जगह mg आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर इंक्लाइन है थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू एस, और n की जगह क्या आ जाएगा mg cos थीटा, n की जगह क्या आ जाएगा mg cos थीटा आ जाएगा। तो ये ही दोनों ही कंडीशन में आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ओके। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब सपोज ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगा, जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मूव करने लगेगा। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, तुरंत आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन जो है ये हमेशा इट इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, बट इसमें क्या लगेगा 10 से कम लगेगा, 10 न्यूटन का नहीं लगेगा। कॉमन सेंस की बात है, मान लो आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्रिक्शन है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स से क्या होगा कम होगा। तो जो आपका F सफिक्स में K, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा F सफिक्स में K, ये क्या होता है म्यू K इंटू n, सेम चीज है, बस म्यू S की जगह क्या आ गया म्यू S, जैसे F K हो गया म्यू S की जगह क्या आ गया म्यू K क्या होता है आपका म्यू K क्या होता है आपका
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है हमारा म्यू के। म्यू के क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारा क्या होता है म्यू के। और म्यू के की वैल्यू भी सेम, अगर सरफेस रफ है तो म्यू के की वैल्यू ज्यादा होगी और सरफेस अगर स्मूथ है तो म्यू के की वैल्यू कम होगी। लेकिन जो म्यू के होता है वो हमेशा म्यू एस से क्या होता है छोटा होता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि म्यू के की वैल्यू हमारी म्यू एस से छोटी आ गई है। ओके, तो ये फिर से वही वाली बात हो जाएगी। अब अगर इसमें भी आप ले लो, अब बॉडी अगर आपकी क्या कर रही है मूव कर रही है, बॉडी आपकी क्या कर रही है मूव कर रही है। सपोज ये है बॉडी अब स्लाइड कर रही है, तो नीचे को क्या है mg, ऊपर को नॉर्मल, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका म्यू के इंटू एन। तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू के इंटू mg। ठीक है, अब आप सोचेंगे सेम है, सेम नहीं है, वहां पे म्यू एस था, यहाँ पे म्यू ए है। ओके, और वही अगर आपका थीटा एंगल पे आपकी बॉडी स्लाइड कर रही है, कौन से एंगल पे स्लाइड कर रही है थीटा एंगल पे स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो ये आपका mg है और ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे आप एफ के क्या हो जाएगा आपका म्यू के इंटू एन, एन की जगह क्या आ जाएगा mg cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। Once the body start to move, once the body start to move, there is no static friction, only there is kinetic friction, only there is kinetic friction। ठीक है, तो ये अभी हमने दो टाइप के फ्रिक्शन की बात कर ली है, that is static friction and kinetic friction। ठीक है, अभी हम यही दोनों फ्रिक्शन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और बहुत सारी चीजें जब हम इंक्लाइन पे रखेंगे तो कब मूव करेगा, कब मूव नहीं करेगा, कितने एंगल पे मूव करेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में रोलिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे। ओके।